Yes student, good morning all of you students. In the last lecture we have done the proteins. हमने proteins complete करा था. आज हम यहाँ पर continue करेंगे next topic, that one is nucleic acid. बच्चों in between there was two topic, enzymes and the vitamins, that has been deleted from your syllabus. ये आपके syllabus में से delete हो चुका है. अब हम यहाँ पर आगे next topic करेंगे, that one is न्यूक्लिक एसिड. स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेसिकली ये बेसिकली हमारे बॉडीज़ में मिलती हैं. न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टोर होती हैं. तो जैसे कि हमको अपने पेरेंट्स से जो भी अपने पूर्वजों से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, वो किसके थ्रू आती है? न्यूक्लिक एसिड के थ्रू आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. हेरिडिटी हमको किससे मिलती है? बेसिकली अपने पूर्वजों से मिलती है. उसके अंदर बेसिकली बच्चों ये करैक्टरिस्टिक स्टोर होती है. तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंसेस्टर्स. दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. अब यहाँ पर बच्चों एक लाइन लिखी हुई है, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं? तो उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो लेट अस सी द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. तो वो मेनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स और बहुत सारे दूसरे बायोमोलिक्यूल्स से भी बने होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ दीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, ठीक है ना. न्यूक्लिक एसिड जनरली दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती है डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती है आरएनए. ये दो जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है. अब इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है. अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. बच्चों मैं आपको साथ साथ कहता हूँ कि जब मेरा लेक्चर आप देखें तो आपके पास एनसीईआरटी बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है. मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूँगा. यहाँ पर कुछ क्योंकि थियोरेटिकल है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है. जो चीज़ एक बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी होगी तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मेनली यहाँ पर जो है आपके सामने जो है थियोरेटिकली है. तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके सामने बुक होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपको केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कॉम्पोजिशन. देखिए न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर हम कोई भी न्यूक्लिक एसिड है उसका कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमको वहाँ पर बच्चों तीन चीज़ें मिलेंगी. एक शुगर मोइटी मिलेगी और एक बेस मिलेगा और एक फॉस्फोरिक एसिड. ये तीन चीज़ें हमको मिलती है, शुगर मोइटी एंड बेस एंड लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड. अच्छा, जो बेस होता है बच्चों दैट वन इज हेट्रोसाइक्लिक होती है नाइट्रोजन की, ठीक है ना. दैट वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. अब यहाँ पर देखो बच्चों डीएनए के अंदर अलग शुगर होती है और आरएनए के अंदर अलग शुगर होती है. तो यहाँ पर आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं. डीएनए के अंदर आपको जो मिलेगा बेसिकली 2 बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस और आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोस. इनकी ये शुगर मोइटी होती है और नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस. बस यहाँ पर फ़र्क क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे. जो यहाँ पे फ़र्क है बच्चों वो सेकंड कार्बन पे है. सेकंड कार्बन पे यहाँ पर ऊपर H है और नीचे OH है. वहीं अगर हम बीटा डी राइबोस में देखें, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस में देखें, सेकंड कार्बन पे दोनों H है, ठीक है ना. बस इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की शुगर मोइटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना. चलिए अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर बेसेस. बेसेस यहाँ पर डीएनए के अंदर अलग बेस होते हैं, आरएनए के अंदर अलग बेस होते हैं, ठीक है ना. डीएनए के अंदर जो बेसेस होते हैं यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर्स बने हुए भी हैं, ठीक है ना. डीएनए के अंदर 4 बेसेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायामाइन, ठीक है ना, एंड थायामाइन. ये 3 होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन, लास्ट वन इज थायामाइन, ठीक है ना. ये 3 बेसिस होते हैं बच्चों. एडेनाइन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनाइन को जी से, साइटोसिन सी एंड थायामाइन बेसिकली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज 4 bases आर प्रेजेंट इन द DNA. नाउ देयर आर 4 bases इन RNA. दैट वन इज एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड फोर्थ वन इज यूरेसिल. It is represented by capital U.
ठीक है ना। तो इनको बेसिकली यहाँ पर अलग अलग बेसिस होते हैं डीएनए और आरएनए में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने। देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक न्यूक्लियोसाइड होते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ए में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ए जो है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से यहाँ पर बेस है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है ना। और एक यहाँ पर CH2OH आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 डैश, क्योंकि ये पेंटोज शुगर होती है। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट 1 डैश, यहाँ पे जो कार्बन को नंबरिंग दी है 1 डैश 2 डैश 3 डैश से दी है, और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे बेस कनेक्ट हो जाएगा। ये शुगर है और ये बेस है, तो शुगर और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। वहीं पे अगर मैं फिफ्थ कार्बन पे क्या कनेक्ट कर दूं, फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जो कि उसके साथ में नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स जो है बेसिकली कनेक्ट होते रहते हैं। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। Polynucleotides means they are the many number of nucleotides which are connected with each other with a phosphodiester linkage, ठीक है ना। इसके अंदर phosphodiester linkage होती है, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स में, और वो क्या बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एंड दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने नेक्स्ट फिगर में देखो, यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट हो गए। ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 डैश कार्बन से कनेक्ट है और नीचे वाला जो है वो 5 डैश कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गई, आप देख सकते हो, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गई और दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो गए, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, डायन्यूक्लियोटाइड। 3 जुड़ेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसे क्लियर, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आपके नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, और बीच में शुगर बेस फॉस्फेट को होल एन कर रखा है, मतलब कि ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, 3 डैश और 5 डैश के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डीएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर सिंपली दिखा दिया कि नॉर्मल चेन्स होती हैं। अब ये नॉर्मल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, बेसिकली डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंड होता है, डबल स्टार्ट स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर दो, एक इस तरह से होगा, सॉरी, वैसे आप बुक के अंदर देख सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पर डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ठीक है ना। अब एक स्टैंड के बेस यहाँ पर हो, मतलब कि स्टैंड के बेस होंगे, क्योंकि इस स्टैंड में भी बेस होंगे और इस स्टैंड में भी बेस होंगे। यहाँ पर अगर 3 डैश है तो यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 5 डैश, तो बेसिकली अपोजिट स्टैंड्स होते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर सपोज कोई एडेनाइन कनेक्टेड है तो इस, अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, दोनों के अंदर बेसिस होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स है तो उनके अंदर बेसिस होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्टैंड के जो बेस होते हैं दूसरे स्टैंड के बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक बेस का एडेनाइन दूसरे बेस के थायमाइन के साथ कनेक्ट होगा, एक बेस का गुआनाइन दूसरे बेस के साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा, मतलब कि एडेनाइन गुआनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सॉरी थायोमाइन के साथ, और गुआनाइन साइटोसिन के साथ बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक स्टैंड के जब सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, तो इधर क्या होगा, इधर टी होगा, इधर सी होगा, तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो एग्जाम में अधिकतर आ जाता है कि एक स्टैंड के वो बेस दे देंगे इस तरह से लिखकर,
तो वो कहेंगे दूसरे स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाया, तो ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी, जी के साथ सी। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज द बेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो आपको याद रखना है डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और यहाँ पर जो डीएनए है उसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनते हैं। अब बात करते हैं आरएनए। आरएनए सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के आरएनए होते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, आरएनए जो है वो कभी कभार रीफोल्ड भी हो जाता है। वो सिंगल स्टैंड होता है इस तरह से सिंगल स्टैंड होता है वो, और कई बार वो अपने आप में ही फोल्ड हो जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आरएनए जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिकली मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को स्मॉल एम आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर टी आरएनए। तो ये आरएनए होते हैं। ठीक है ना। आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या होता है, बेसिकली डीएनए जो होता है बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने में काम आता है। बेसिकली इसी के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर होती है। ठीक है ना। दूसरा, आरएनए का काम क्या होता है बच्चों, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, लेकिन वो प्रोटीन अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो डीएनए का एक और काम होता है, इट गिव्स कमांड टू आरएनए टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। देखो, जो डीएनए को प्रोटीन चाहिए वो क्या करेगा, आरएनए को मैसेज करेगा कि आप ये वाला इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन जनरेट करिए, वो प्रोटीन जनरेट करेगा। आरएनए का काम क्या है, सिर्फ सिंथेसाइज करना है प्रोटीन, लेकिन वो प्रोटीन कौन सा सिंथेसाइज करेगा, कब करेगा, दैट मैसेज वाज गिवन बाय, दैट मैसेज विल गिवन बाय द डीएनए। वो डीएनए मैसेज करेगा उसको कि ये वाला प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, इस पर्टिकुलर टाइप का सिंथेसाइज करना है, और कब करना है, किस टाइम करना है, वो भी डीएनए बताएगा। इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी, फंक्शनिंग होगी किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की। सो आई होप बच्चों आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। दिस was the last topic of this chapter and this chapter has been completed. So आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।